अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। वीडियो देखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये हमारा टॉपिक है आज का। इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं बताती जाऊँ, डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का लिंक दिया गया। अगर आपकी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं, जिनका एट द एंड आपको आंसर किया जाएगा। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन किस बेस पे होती है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं इनकी जो क्लासिफिकेशन होती है वो बॉन्ड टाइप की बेस पे होती है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की जो क्लासिफिकेशन होती है वो इनके बॉन्ड टाइप पे होती है। फॉर एग्जांपल कि हमारा जो मेटल है ये लिगेंड के साथ वन सिंगली बॉन्ड भी अटैच हो सकता है, ये लिगेंड के साथ डबल बॉन्डेड भी अटैच हो सकता है और ये लिगेंड के साथ ट्रिपल बॉन्डेड भी अटैच हो सकता है। और सेकंड ये कि तो इस बेस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। सेकंड ये कि ये जो मेटल और जो हमारा लिगेंड होता है इसके दरमियान जो बॉन्ड है वो आयोनिक भी हो सकता है, वो कोवलेंट भी हो सकता है, वो पाइडेटिव भी हो सकता है, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। तो इस बेस पे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। अब हम देखते हैं, तो यहाँ से हमें पता चला है कि हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की जो क्लासिफिकेशन होती है वो बॉन्ड टाइप के बेस पे होती है। सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ मेटल कार्बन सिंगल बॉन्ड। ओके जी, पहले जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो कौन सी है? टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं जी मेटल कार्बन सिंगल बॉन्ड मेटल कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये जो हमारी क्लासिफिकेशन है इसमें हम देखेंगे कि नंबर फर्स्ट हमारी जो क्लासिफिकेशन है इसमें हम देखेंगे कि मेटल और कार्बन में अगर जो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। अब ये जो हमारे पास मेटल कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं ये मोनोन्यूक्लियर भी हो सकते हैं, ये बाइन्यूक्लियर भी हो सकते हैं और ये पॉलीन्यूक्लियर भी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे इनको हम ये जो मेटल कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स बाइन्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर कैसे होते हैं। मेटल कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स मोनोन्यूक्लियर कैसे होते हैं, बाइन्यूक्लियर कैसे होते हैं, ये पॉलीन्यूक्लियर कैसे होते हैं और मेटासाइकिल कैसे होते हैं। ये हम लास्ट पे डिस्कस करते हैं मेटासाइकिल्स के बारे में। सबसे पहले हम इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं, मोनोन्यूक्लियर, बाइन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कौन से होते हैं। मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बन सिंगल बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ये कौन से होते हैं। These are the compounds, mononuclear metal carbon single bonded organometallic compounds. These are the compounds in which metal is attached to just one mononuclear organometallic compounds are the compounds in which just one metal is attached to the ligands. ओके, मीन्स इसमें क्या होता है कि ये जो मोनोन्यूक्लियर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं इसमें यह होता है कि ओवरऑल जो हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसमें जस्ट वन मेटल प्रेजेंट होती है। ओके, मोनोन्यूक्लियर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स इन विच ओनली वन मेटल इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मोस्ट बेसिक एग्जाम्पल हमारे पास है, ये हमारे पास मोनोन्यूक्लियर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की एक एग्जाम्पल है। अब अगर आप देखें तो ये हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक
मेटेलिक कंपाउंड है, इसमें जस्ट वन मेटल प्रेजेंट है ओवरऑल कंपाउंड में। इसके बाद है बाइन्यूक्लियर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो बाइन्यूक्लियर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कौन से होंगे? दीज आर द कंपाउंड्स इन विच टू मेटल्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ओके जी, अगर हम बाइन्यूक्लियर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को देखें तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें टू मेटल्स प्रेजेंट होती है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में। फर्स्टली क्या होता है कि उन मेटल्स, कैसे टू मेटल्स प्रेजेंट होती हैं कि वो जो मेटल्स होती हैं वो लिगेंड के साथ भी अटैच होती हैं और साथ साथ उन मेटल्स का आपस में भी इंटरेक्शन होता है। उन मेटल्स का आपस में भी इंटरेक्शन होता है और वो मेटल लिगेंड्स के साथ भी अटैच होती है। इस तरीके से इसको हम कहते हैं बाइन्यूक्लियर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये बाइन्यूक्लियर में इसमें टू मेटल्स का आपस में भी इंटरेक्शन है और ये दोनों मेटल्स लिगेंड्स के साथ भी अटैच है, इसलिए हम इसको कहते हैं बाइन्यूक्लियर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अगर हम बाइन्यूक्लियर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की एग्जांपल देखें तो बाइन्यूक्लियर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की एग्जांपल हमारे पास है जी इस तरीके से। ये हमारे पास बाइन्यूक्लियर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के एग्जांपल है। इसके बाद हम देखते हैं पॉलीन्यूक्लियर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा डिस्कस करें इस एग्जांपल को। अब हम देखते हैं जी पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बन सिंगल बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक 3 या 3 से ज्यादा मेटल जो है वो एक ही कंपाउंड में मौजूद होती है। These are the organometallic compounds in which 3 or more than 3 metals are present in just one organometallic compound. Means यहाँ पे इसमें क्या होते हैं कि 3 या 3 से ज्यादा organometallic compound, 3 या 3 से ज्यादा जो मेटल्स होती है वो कंपाउंड के अंदर मौजूद होती है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स। अब हम इसकी एग्जांपल देखें पॉलीन्यूक्लियर की, तो ये पॉलीन्यूक्लियर की एग्जांपल। सॉरी मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर दूं। ओके जी, ये हमारे पास है पॉलीन्यूक्लियर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के एग्जांपल। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पॉलीन्यूक्लियर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या है कि यहाँ पर 3, ये देखिए 1 2 and 3 मेटल्स अटैच हैं। तो इस बेस पे 3 मेटल्स एक ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो इस बेस पे हम किसको कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ओके जी, अब हम देखते हैं मेटालोसाइकिल्स क्या होते हैं। मेटालोसाइकिल्स भी मेटल कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स की ही आगे टाइप है मेटालोसाइकिल। तो उनके बारे में हम स्टडी देखते हैं कि वो क्या चीज है। अब हम देखते हैं जी मेटालोसाइकिल। Metallocycles क्या चीज है? These are the compounds these are the metallocycle metal carbon single bonded compounds. These are the compounds in which metal is attached to the cyclic compounds. These are the compounds in which metal is attached to the cyclic compounds. The cyclic compounds may be saturated or unsaturated. For example, अगर हम देखें तो ये हमारे पास सिंपल एक मेटालोसाइकिल है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है मेटालोसाइकिल की। इसमें क्या है कि मेटल अटैचेस साइक्लिक कंपाउंड है और ये जो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है इसमें क्या है कि रिंग मौजूद है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, ये भी हमारे पास मेटालोसाइकिल है। ये हमारे पास एक मेटालोसाइकिल है। ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लिक कंपाउंड है, सैचुरेटेड भी है और साथ मेटल के साथ अटैच भी है, तो एक मेटालोसाइकिल है। सिमिलरली दिस इज आल्सो इन दिस इज आल्सो मेटालोसाइकिल। तो मेटालोसाइकिल क्या है? दीज आर द कंपाउंड्स
इन विच मेटल इज अटैच्ड टू अ साइक्लिक कंपाउंड। और ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। तो ये तो थी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की। ये फर्स्ट टाइप है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की, जिसमें हमने देखा है कि मेटल कार्बन के जो सिंगल बॉन्ड मेटल कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स है उनको किस तरीके से, उनमें कौन कौन सी फर्दर आगे कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, जैसे मोनोन्यूक्लियर है, बाइन्यूक्लियर है, पॉलीन्यूक्लियर है और मेटालोसाइकिल है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इनकी फॉर्मेशन और इनकी स्टेबिलिटी की। जो मेटल कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं ये इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है और इनकी स्टेबिलिटी के बारे में हम देखेंगे कि ये इनकी स्टेबिलिटी के किस प्लेस पे होती है, इस चीज को हम देखेंगे। सर अब हम देखेंगे मेटल कार्बन का। मेटल कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी। अब हम देखेंगे जी मेटल कार्बन जो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स होती है इसकी फॉर्मेशन देखेंगे और इनकी स्टेबिलिटी देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ स्टार्ट में अर्लियर ये देखा वो कहते हैं कहा जाता था कि ये जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं ये इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की जो स्टेबिलिटी है वो रिलाई करती है ऑन देयर थर्मल फैक्टर्स। मींस जो स्टार्ट में ये कहा जाता था कि जो मेटल कार्बन, फर्स्ट में तो ये कहा जाता था कि ये जो मेटल कार्बन कंपाउंड्स हैं ये स्टेबल नहीं होते। कहा जाता था कि ये जो मेटल कार्बन कंपाउंड्स हैं ये मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के बारे में ये कहा जाता था कि ये जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मींस ये किसी के ना किसी चीज के साथ मिक्सअप होते हैं, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ये मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इनको ये भी और कहा जाता था ये लेस स्टेबल है। और सेकंड ये कहा जाता था कि अगर इनको हम सेपरेट करने की कोशिश करें तो ये जो हमारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं ये डिकम्पोज हो जाते हैं। ये जो हमारे कंपाउंड्स हैं ये डिकम्पोज हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें, इन चीज़ों से देखें, जो चीज़ लेस स्टेबल होती है वो लेस स्टेबल मीन्स उसके जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में अगर हम देखें तो उसकी स्टेबिलिटी के बारे में जाएं तो जो चीज़ लेस स्टेबल होती है मीन्स ऐसी चीज़ जो है या जो ऐसा कंपाउंड है जो लेस स्टेबल होता है उस कंपाउंड के जो बॉन्ड एनर्जीज है वो कम होती है। और जब बॉन्ड एनर्जीज कम होंगी तो ये जो कंपाउंड है थोड़ी सी हीट जब हम इसको देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसमें यहाँ से हमें पता चला कि जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है उनके बारे में कहा जाता था कि इनके जो थर्मल फैक्टर है उस बेस पे इसकी स्टेबिलिटी चेक की जाती थी और कहा जाता था कि जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है, ये जो थर्मली जिसका जो लो टेम्परेचर पे जो कंपाउंड डिकम्पोज हो जाए उसे कहा जाता था कि ये जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है ये लेस स्टेबल है। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की स्टार्ट में जो स्टेबिलिटी है वो रिलाई करती थी ऑन देयर थर्मल फैक्टर्स। लेटर ऑन बाद में कहा गया कि नहीं, थर्मल फैक्टर के साथ साथ काइनेटिक फैक्टर भी है जो अफेक्ट करता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को। और इस चीज को एक एग्जांपल के थ्रू स्टडी भी किया गया था। थर्मल फैक्टर्स, फर्स्ट जो फैक्टर है वो है थर्मल फैक्टर और सेकंड है काइनेटिक फैक्टर। स्टार्ट में कहा जाता था कि जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं ये लेस स्टेबल होते हैं और इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। मींस इनकी जो स्टेबिलिटी है ये रिलाई करती है थर्मल फैक्टर्स पे। लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो थर्मल फैक्टर के साथ साथ काइनेटिक फैक्टर पे भी रिलाई करती है। तो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो थर्मल फैक्टर कौन से हैं? दीज थर्मल फैक्टर्स वो हैं जिनमें हम टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं। काइनेटिक फैक्टर्स वो होते हैं जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनोमेटालिक्स की स्टडी करते हैं या हम देखते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनोमेटालिक कोई भी कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक के साथ साथ कोई भी कंपाउंड, काइनेटिक फैक्टर्स वो होते हैं जिसमें हम किसी भी कंपाउंड के रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में चेक करते हैं, उससे कंपाउंड की इनर्टनेस और लेबिलिटी के बारे में चेक करते हैं। तो ऐसे जो फैक्टर होते हैं उनको हम काइनेटिक फैक्टर कहते हैं। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि हमारे जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं इनकी स्टेबिलिटी
ज़्यादा किस पे बेस करती है, थर्मल फैक्टर पे बेस करती है या काइनेटिक फैक्टर पे। इस चीज़ को हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं और हम देखते हैं। ओके, जब हम देखते हैं कि हमने जो मेटल का कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स के फॉर्मेशन और स्टेबिलिटी में हमने बोला है अभी कि यहाँ पे दो फैक्टर्स होते हैं, थर्मल फैक्टर और काइनेटिक फैक्टर। हमने ये भी पढ़ा है कि ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड्स हैं उनकी जो स्टेबिलिटी है वो स्टार्ट में कहा जाता था कि वो थर्मल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फिर बाद में ये चीज़ देखी गई कि नहीं, जो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो थर्मल फैक्टर्स के साथ साथ काइनेटिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। अब हम देखेंगे इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं कि जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा किस फैक्टर पे रिलाई करती है, थर्मल फैक्टर पे या फिर काइनेटिक फैक्टर पे। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल है जी टेट्रा मिथाइल लेड एंड टाइटेनियम, टेट्रा मिथाइल टाइटेनियम। ये हमारे पास दो एग्जाम्पल है। अब हमारे पास फैक्टर्स भी दो हैं, थर्मल फैक्टर है और काइनेटिक फैक्टर है। ये जो हमारे पास टेट्रा मिथाइल लेड है, इसका जो टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज होता है, इसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। मीन्स जब हम इस कंपाउंड को टेट्रा मिथाइल लेड को जब हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। सिमिलरली टाइटेनियम टेट्रा मिथाइल लेड का जो टेम्परेचर है वो -50 डिग्री, मीन्स ये -50 डिग्री पे ही डिकम्पोज हो जाता है। अब कहा जाता है कि ये जो लेड है ये थर्मली स्टेबल है, टेट्रा मिथाइल लेड थर्मली स्टेबल है और टेट्रा मिथाइल टाइटेनियम जो है वो थर्मली अनस्टेबल है। लेकिन जब अगर हम इनकी बॉन्ड एनर्जी देखें, जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है उसमें हम जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स की बॉन्ड एनर्जी को चेक करते हैं। ये इस बॉन्ड एनर्जी को चेक करते हैं और बॉन्ड एनर्जी के बेस पे हम बताते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो थर्मली स्टेबल है कि नहीं है। अगर तो हम देखें बॉन्ड एनर्जी, तो लेड और मिथाइल की जो बॉन्ड एनर्जी है, लेड और मिथाइल की जो बॉन्ड एनर्जी है वो ऑलमोस्ट 170 किलो जूल पर मोल है। इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो 170 किलो जूल पर मोल है, जबकि टाइटेनियम इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो ऑलमोस्ट 260 किलो जूल पर मोल है। अब अगर इस कंडीशन को सामने रखें, कहा गया जब ये एग्जाम्पल में कहा जाता है कि हमारे पास ये जो है टेट्रा मिथाइल लेड, ये जो कहते हैं कि ये जो टेट्रा मिथाइल लेड है ये स्टेबल है और टेट्रा मिथाइल टाइटेनियम जो है ये अनस्टेबल है। ये प्रूफ है कि ये जो कंपाउंड है ये स्टेबल है और ये जो है ये अनस्टेबल है। थर्मल फैक्टर के अकॉर्डिंग चेक किया या फिर काइनेटिक फैक्टर के अकॉर्डिंग चेक किया, लेकिन ये बात प्रूफ है कि ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। लेकिन जब हम देखते हैं स्टेबिलिटी को, अगर हम चेक करने की कोशिश करें और हम देखें कि ये स्टेबल कैसे और ये अनस्टेबल कैसे है, तो हम जब देखते हैं इसकी तो बॉन्ड एनर्जी कम है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। मीन्स इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। अब आपको पता होगा जिस चीज़ के लिए को तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए वो चीज़ ज़्यादा स्टेबल हुई ना, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये स्टेबल होना चाहिए था, ये कंपाउंड स्टेबल होना चाहिए था। जबकि इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है तो ये कंपाउंड लेस स्टेबल होना चाहिए था, बल्कि यहाँ पे तो ऑपोजिट हो गया, यहाँ पे ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। तो यहाँ पे थर्मल फैक्टर जो है वो फेल हो गया। ये थर्मल फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर हमने चेक किया, बॉन्ड एनर्जी थर्मल फैक्टर्स में डिस्कस की जाती है, तो थर्मल फैक्टर के अकॉर्डिंग ये हमारा जो स्टेबिलिटी है ये फेल हो गई है। यहाँ पे स्टेबिलिटी, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, मींस इसको टेम्परेचर कम प्रोवाइड किया जाना था और इसने अनस्टेबल होना था। लेकिन यहाँ पे ये स्टेबल है, ये कंपाउंड स्टेबल है, और जबकि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है और इसे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए था और इसमें स्टेबल होना था, लेकिन यहाँ पे तो ऑपोजिट है, ये अनस्टेबल है।
तो अब हम ये थर्मल फैक्टर के थ्रू डिस्कस किया गया। अब हम देखते हैं काइनेटिक फैक्टर। कि काइनेटिक फैक्टर के थ्रू चेक करते हैं कि ये कंपाउंड स्टेबल अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है। ये जो हमने स्टडी किया, डिस्कस किया है, ये जो डिस्कशन है ये अकॉर्डिंग टू थर्मल फैक्टर है। थर्मल फैक्टर है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया है कि जो थर्मल फैक्टर होते हैं, थर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्टेबिलिटी है वो स्टार्ट में चेक की जाती थी थर्मल फैक्टर के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर बाद में कहा गया कि थर्मल फैक्टर के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं चेक की जा सकती, इस वजह से काइनेटिक फैक्टर्स को सामने रखा जाने लगा। अब जो हमारे पास काइनेटिक फैक्टर है जिसके अकॉर्डिंग इन कंपाउंड्स को स्टडी किया गया वो हमारे पास है काइनेटिक फैक्टर के अकॉर्डिंग कैसे स्टडी किया। अब हम उसको देखते हैं। काइनेटिक फैक्टर सिंपल ऐसे है कि इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की मींस 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग इनकी इनर्टनेस को चेक किया गया। ठीक है, ओके। 18 इलेक्ट्रॉन रूल या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के अकॉर्डिंग इनकी इनर्टनेस को चेक किया गया। इसकी भी इनर्टनेस को चेक किया गया और इसकी भी इनर्टनेस को चेक किया गया। ये था काइनेटिक फैक्टर। जैसे हमारे पास है, ये हमारे पास टेट्रा इथाइल लेड है, तो हमें पता है कि हमारे ये इसको मैं रेज करके इसको यहां से तो जब हमने इसको काइनेटिक फैक्टर के अकॉर्डिंग चेक किया, इसको हमने करना स्टार्ट किया, तो हमने देखा कि हमारे पास ये जो लेड है, इसमें लेड के आउटर मोस्ट शेल में 82 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेड के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल अगर हम अप्लाई करें तो लेड के आउटर मोस्ट शेल में 82 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये हमारे पास 4 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो 4 मिथाइल ग्रुप्स 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। ईच मिथाइल ग्रुप प्रोवाइड 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 86। अब ये जो 86 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये नोबल गैस की भी कॉन्फ़िगरेशन है। नोबल गैस की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा ज़्यादा इनर्ट कंपाउंड है। जो चीज़ जिसकी इनर्टनेस ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो हमारा टेट्रा मिथाइल है इसके अकॉर्डिंग काइनेटिक फैक्टर के अकॉर्डिंग स्टेबल है। अगर हम यहाँ पे हैं तो टाइटेनियम के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 22 इलेक्ट्रॉन्स और इसके ईच मिथाइल प्रोवाइड 4 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं 26। इसके इलेक्ट्रॉन 86 है, मींस ये जो कंपाउंड है ये नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा है, तो इस वजह से ये स्टेबल है। जबकि अगर हम इसको देखेंगे नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टिल अचीव नहीं कर रहा। इसे नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अप्रोच करने के लिए अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। चूँकि ये 10 इलेक्ट्रॉन्स अभी पीछे है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, तो इस वजह से हम काइनेटिक फैक्टर के अकॉर्डिंग कहते हैं कि हमारा जो टेट्रामिथाइल टाइटेनियम कंपाउंड है ये अनस्टेबल है। अब ये चीज़ है, एक और चीज़, जैसे हेप्टिसिटी में हमने पढ़ा था कि जैसे ऑर्गेनिक अगर हमारे कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बाइंडिंग मोड्स चेंज करके हम उनको स्टेबल बना सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारा कोई कंपाउंड जो है वो अनस्टेबल है तो उसके अनस्टेबल के ये जो लिगेंड्स हैं इन लिगेंड्स को हम चेंज करके या फिर लिगेंड्स के इस टाइटेनियम के साथ फर्दर कोई लिगेंड जब हम अटैच करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है, पॉसिबल चांसेस हैं कि हमारा ये जो कंपाउंड है ये स्टेबल हो जाए। तो इस तरीके से हम इनके मीन्स लिगेंड्स को हम रिप्लेस कर देते हैं, उनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं या फर्दर एडिशन कर देते हैं लिगेंड्स की। तो इस सूरत में हमारे जो कंपाउंड होते हैं उनके स्टेबल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी जो हमारे पास कंपाउंड है इसके टेट्रामिथाइल टाइटेनियम अभी यह अनस्टेबल है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 26 है। 36 अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी
तो ये स्टेबल होगा, स्टिल अभी ये अनस्टेबल है। तो इस वजह के अकॉर्डिंग हम काइनेटिक फैक्टर के अकॉर्डिंग हम इस वजह से कहते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है, हम काइनेटिक फैक्टर के अकॉर्डिंग मोस्टली स्टेबिलिटी को अपने चेक करते हैं, क्योंकि थर्मल फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करने की कोशिश करें तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जैसे अभी बॉन्ड एनर्जी इसके थ्रू हुई थी, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा थी लेकिन ये अनस्टेबल था, ये कन्फ्यूजन क्रिएटिंग फैक्टर था। इस वजह से काइनेटिक फैक्टर के अकॉर्डिंग हम स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए उसका किसी भी आगे फर्दर लिगेंड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। जी, ये हमारे पास है इसका जब हम रिएक्शन करवाएंगे बाइफिनाइल के साथ, ये हमारा टेट्रा मिथाइल टाइटेनियम है। जब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं बाइफिनाइल के साथ, जब हम इसे रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास ये कंपाउंड बनता है। ये इसमें नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, और ये एक सिंगल लिगेंड है। ये क्या करेंगे, ये मिथाइल ग्रुप्स वैसे के वैसे साथ रहेंगे, और साथ ये हमारे पास नाइट्रोजन क्या हुआ कि ये हमारे पास जो बाइफिनाइल के नाइट्रोजन थे, इन्होंने टाइटेनियम को एक एक इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रोवाइड किया। एक एक इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि जो नाइट्रोजन ये टाइटेनियम के साथ बाइफिनाइल के ये जो नाइट्रोजन्स हैं, ये टाइटेनियम को के साथ जो बॉन्ड बना रही है वो बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। ओके जी, इनका जो बॉन्ड है वो कौन सा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। अब जो हमारे पास ये कंपाउंड बना है बाइफिनाइल टाइटेनियम टेट्रामिथाइल, इसका हम इन कॉन्फ़िगरेशन और चेक करते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम इसको चेक करते हैं आया कि ये वाला जो हमारा न्यू कंपाउंड बना है ये हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल हुआ है या फिर नहीं हुआ। इस चीज़ को हम चेक करते हैं। हमने अभी बात की है ना कि हमारा जो कंपाउंड है, जैसे जैसे उनमें हम लिगेंड लिगेंड को सब्स्टिट्यूट करवाते हैं या न्यू लिगेंड की एडिशन करवाते हैं, तो हमारा जो कंपाउंड है वो स्टेबिलिटी को अप्रोच करने लग जाता है। तो अभी ये जो हमारा कंपाउंड था टेट्रामिथाइल टाइटेनियम टेट्रामिथाइल, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो 26 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब हम इसको देखते हैं कि हमारा ये जो कंपाउंड है इसने स्टेबिलिटी को अप्रोच किया है कि नहीं किया। ओके, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो टाइटेनियम है इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 22 इलेक्ट्रॉन्स, 4 मिथाइल ग्रुप्स हैं, ईच मिथाइल ग्रुप्स प्रोवाइड 4 इलेक्ट्रॉन, एंड बाइफिनाइल provides 4 electrons, 2 electrons from this nitrogen and 2 electrons from this nitrogen, means bifinyl total provide 4 electrons। तो इसकी टोटल कॉन्फ़िगरेशन आप चेक करें तो वो कितनी हो गई है 30, मीन्स एडिशन ऑफ लिगेंड इन द अनस्टेबल कंपाउंड और सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनी लिगेंड इन द अनस्टेबल कंपाउंड कैन काज द स्टेबिलिटी, मीन्स जो हमारा न्यू कंपाउंड होगा उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होने लगी। अभी भी स्टिल ये वाला जो हमारा कंपाउंड है ये अनस्टेबल है, लेकिन ऐसे हमारे कंपाउंड की स्टेबिलिटी टाइटेनियम टेट्रामिथाइल से इंक्रीज हो चुकी है। एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि हम अपनी स्टेबिलिटी को इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे मेटल कार्बन बॉन्ड कंपाउंड, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी थी कि वो बनते कैसे हैं, और उनकी स्टेबिलिटी के बारे में हमने देखा है कि उनकी जो स्टेबिलिटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है।
दो फैक्टर्स हैं, काइनेटिक फैक्टर और थर्मल फैक्टर। मोस्टली किस पे डिपेंड करती है? काइनेटिक फैक्टर पे। ओके जी, अब हम देखते हैं कि मेटल कार्बन सिंगल बॉन्डेड जो कंपाउंड्स हैं इनके हम रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन से जो रिएक्शंस हैं वो टेक प्लेस करते हैं। ओके जी, अब हम देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस मेटल कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम डिस्कस करते हैं। मोस्टली जो मेटल कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं इनके जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को अगर हम सिंपली इनके डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्कस करें तो डिफरेंट टाइप्स के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इनके होते हैं, सच एज होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलाइसिस, homolytic reaction, similarly alpha elimination reaction, and beta elimination reaction. ये डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस हैं कि अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन एंड अल्फा एलिमिनेशन। वन बाय वन अब हम इनको स्टडी करते हैं कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताते जाऊँ। होमोलिटिक रिएक्शंस कौन से वाले होते हैं? होमोलिटिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें मेटल एंड कार्बन जब स्प्लिट अप होते हैं तो इनके पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल के पास भी जाते हैं और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास भी जाती है। मींस सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे तो होमोलिटिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें रेडिकल्स बनते हैं। जब मेटल और कार्बन के दरमियान का बॉन्ड टूटता है तो मेटल और कार्बन रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस वो होते हैं जिन रिएक्शंस में जो मेटल का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मौजूद होती है वो अल्फा कार्बन की मौजूद अल्फा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है। ऐसे रिएक्शंस को हम अल्फा रिएक्शंस कहते हैं। और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस कौन से वाले होते हैं? ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें जो मेटल है वो बीटा कार्बन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो बीटा कार्बन मौजूद होती है उस बीटा कार्बन की बीटा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाती है। ऐसे रिएक्शंस को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। अब हम सबसे पहले होमोलिटिक रिएक्शन के बारे में देखेंगे कि होमोलिटिक रिएक्शंस कौन से होते हैं। होमोलिटिक रिएक्शंस, these are the reactions, homolytic reactions हम क्या कहेंगे? these are the reactions in which covalent bond split up to generate radicals. ओके जी, ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें इन विच मेटल कार्बन सिंगल बॉन्ड, मेटल कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड। तो होमोलिटिक रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस हैं? ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें मेटल और कार्बन में मौजूद ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये इस तरीके से स्प्लिट अप हो जाता है कि ये मेटल और कार्बन रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है, हम कह लेते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है, ये हमारा कंपाउंड है और जब इसकी होमोलाइसिस होती है होमोलाइसिस में क्या होगा कि इनके दरमियान ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और इनके अपने अपने इलेक्ट्रॉन जनरेट इनके पास आ जाएंगे
इस सूरत में ये रेडिकल्स के फॉर्म में आ जाएंगे। ये हमारे पास मेटल भी रेडिकल के फॉर्म में है और हमारे पास ये भी रेडिकल के फॉर्म में। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं होमोलाइसिस रिएक्शंस। एक और चीज यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो होमोलाइसिस रिएक्शंस होते हैं, ये होमोलाइसिस रिएक्शन मोस्टली उस टाइम होते हैं जब हमारी जो कार्बन होती है जो मेटल के साथ अटैच है वो टर्शरी कार्बन है। जब हमारी ये जो कार्बन मेटल के साथ अटैच होती है, जब ये हमारी कार्बन टर्शरी कार्बन हो तो इस कंडीशन में होमोलाइसिस होती है। अगर तो हमारी ये जो कार्बन है ये टर्शरी कार्बन नहीं है तो होमोलाइसिस नहीं होगी। होमोलाइसिस रिएक्शंस की कंडीशन है कि हमारी जो कार्बन है वो टर्शरी कार्बन होनी चाहिए, वो सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बन नहीं होनी चाहिए। तो ये थे होमोलिटी रिएक्शंस। अब हम देखते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस को हम देखते हैं और फिर उसके बाद अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन को हम देखेंगे। हम देखते हैं जी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। जी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस कौन से हैं? मैंने पहले भी बताया है कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें जो मेटल होती है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की जो के अंदर मौजूद सेकेंडरी कार्बन की या बीटा कार्बन के बीटा हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो मेटल होती है वो बीटा कार्बन की बीटा हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो इस सूरत में हमारा जो रिएक्शन होता है वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन क्या है? दीज आर द रिएक्शंस इन विच these are the reactions in which metal interact with beta hydrogen and generate alkene and metal hydride as a product। जी तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं? ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें मेटल बीटा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है। मेटल जो हमारी होती है मेटल वो बीटा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है और जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं वो कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट अल्कीन बनते हैं और साथ साथ हमारे पास मेटल हाइड्राइड बनते हैं। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन कौन से होते हैं। तो ये देखें फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक कंपाउंड है तो इस कंपाउंड में ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है हमारा ये हमारा एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। इस एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप के साथ फर्स्ट वाली कार्बन जो अटैच है इसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन, इसको हम कहेंगे बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन और बीटा कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। तो इससे के अकॉर्डिंग हम इसको अल्फा बीटा गैमा डेल्टा इनको नेम देते हैं कार्बन्स को। तो ये जो हमारी कार्बन होगी ये बीटा कार्बन होगी। सिमिलरली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में भी हम इसी तरीके से देखेंगे अपनी बीटा कार्बन को। अब हम एक रिएक्शन के थ्रू देखते हैं कि बीटा कार्बन के साथ कैसे रिएक्शन होता है। हमारे पास ये हमारा एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ओके जी। ये हमारे पास एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। मींस इस बीटा कार्बन के साथ ये अटैच हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन होगा क्या कि इसका ये जो मेटल है इसका इसके साथ इस हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन होगा और जब इसका इंटरेक्शन होगा तो एक इंटरमीडिएट बनेगा। वो इंटरमीडिएट कैसा होगा? तो इसमें क्या होगा हमारे पास
ये हमारा यूं कर एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। इस तरीके से हमारा एक इंटरमीडिएट बन जाएगा और एट द एंड ये इंटरमीडिएट भी यहाँ से ये इंटरेक्शन सब रिमूव हो जाएगी और ये दोनों चीजें हमारे पास सेपरेट हो जाएंगी और सेपरेट होके हमारे पास मेटल हाइड्राइड और हमारे पास अल्कीन आ जाएगा। ये मेटल हाइड्राइड हमारे पास आ जाएगी प्लस हमारे पास अल्कीन बन जाएगा। ये हमारे पास अल्कीन बन गया। तो इस तरीके से ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं। अब इनका जो मैकेनिज्म है ये डिफरेंट है कि इनकी इंटरेक्शन किस तरीके से होती है, मेटल और हाइड्रोजन कैसे आपस में रिएक्ट करते हैं और कैसे ये मेटल हाइड्राइड बनता है और कैसे ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है। हाइड्रोजन जब यहाँ से रिमूव होता है इसके ऊपर कौन से वाला चार्ज होता है, या हाइड्रोजन रेडिकल के फॉर्म में यहाँ से रिमूव होता है। ये चीज़, ये कंडीशन ये डिपेंड करती है कि हमारी मेटल कौन सी है। मीन्स यहाँ से हाइड्रोजन के रिमूवल या हाइड्रोजन किस मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ से रिमूव होगा, या हाइड्रोजन जब यहाँ से रिमूव होगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, या हाइड्रोजन रेडिकल के फॉर्म में यहाँ से रिमूव होगा। ये डिपेंड करती है कि हमारी मेटल कौन सी, हमारी जो मेटल है उस पे के डिपेंडेंस पे इसका जो मैकेनिज्म है वो चेंज हो सकता है। लेकिन मैकेनिज्म जो भी हो, हमारे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के एंड पे दो हमारे प्रोडक्ट्स आती हैं, मेटल हाइड्राइड और साथ हमारे पास अल्कीन आती है। ये ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब इसके बाद हम स्टडी करते हैं अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस को। अब हम स्टडी करते हैं अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस कौन से हैं? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हमारी अल्फा कार्बन कौन सी है। ये हमारा कार्बन है, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। इस एल्डिहाइड ग्रुप के साथ अटैच फर्स्ट कार्बन हमारे पास अल्फा कार्बन होगी। अब इस अल्फा कार्बन पे अटैच बॉन्डेड जो हाइड्रोजन है इसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस कौन से होते हैं? अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कब टेक प्लेस होते हैं, जब मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में मौजूद अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है। तो इस सूरत में हमारे पास अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं। तो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस कौन से हैं? दीज आर द रिएक्शंस, these are the reactions in which metal interact with alpha hydrogen of organometallic compound and yields alkane and मेटल कार्बन डबल बॉन्ड। ओके जी, तो ये हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये ऐसे रिएक्शन है जिनमें जो मेटल होती है जब वो इंटरैक्ट करती है अल्फा हाइड्रोजन के साथ तो इस सूरत में हमारे पास अल्केन बनते हैं और साथ हमारे पास मेटल कार्बन डबल बॉन्ड बनते हैं। जब हमने बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस किए थे तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस में मेटल ने रिएक्ट किया था बीटा हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना था वो अल्कीन बना था, साथ हमारे पास मेटल हाइड्राइड। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो अल्केन और साथ हमारे पास मेटल कार्बन डबल बॉन्ड बनते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको अगर हम स्टडी करें तो हमारे पास एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जिसमें ये हमारे पास मेटल है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है। तो इसमें ये जो हमारे पास अल्फा कार्बन और साथ ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन, ये जो मेटल है ये इस अल्फा हाइड्रोजन के साथ जब इंटरेक्ट करती है
तो क्या होगा कि जब ये मेटल इस हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करेगी तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, और उस इंटरमीडिएट कंपाउंड में क्या होगा, इस तरीके से हमारे पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा जिसमें मेटल और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड जनरेट हो चुका है। फिर क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये मेटल के साथ परमानेंटली अटैच नहीं रहेगी, इनफैक्ट ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगी और यहाँ से एक अल्काइल ग्रुप से ये हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाएगी। अब हमारे पास चलिए हाइड्रोजन क्या होगी, Rn-1 मीन्स यहाँ पे n नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स है। n नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप में से जब ये एक है, अगर हम इसको यूं करें कि इसकी जगह पे हम लिख लें ओके जी, ये हमारे पास ग्रुप है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, पीछे 2 मिथाइल ग्रुप्स बचेंगे जो इस मेटल के साथ अटैच रहेंगे, और ये मेटल आगे डबल बॉन्ड बना रही है, और यहाँ से एक जो मिथाइल का ग्रुप निकलेगा वो इस हाइड्रोजन के साथ मिलके मीथेन बना देगा, इथेन बना देगा। ये इथाइल ग्रुप थे, टोटल 3 इथाइल ग्रुप थे। इथाइल ग्रुप में से 1 जो इथाइल ग्रुप है वो हाइड्रोजन के साथ मिलके इथेन बना देगा, और इथेन क्या है, अल्केन। तो इस तरीके से अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम इस तरह हम अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग अल्केन बनाते हैं और साथ मेटल और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हमारे पास। ये थे हमारे अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस। इंशाल्लाह ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे मेटल कार्बन डबल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे कि मेटल, जैसे आज हमने मेटल कार्बन सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है, इसी तरीके से कल इंशाल्लाह मेटल कार्बन डबल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं, उनमें जैसे आज हमने मोनोन्यूक्लियर बायोन्यूक्लियर वगैरह पढ़ा, तो इस तरीके से हम वहाँ पे देखेंगे कि मेटल कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स के अंदर उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। थैंक यू।